देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड कैसे यूज़ करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड में आ जाता है हमारा फॉर एन एग्जांपल रिकॉर्ड आईडी सबसे कॉमन होता है, ठीक है ना। करंट रिकॉर्ड आईडी ना स्टैंडर्ड में हो जाता है करंट रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। करंट रिकॉर्ड आईडी जिस रिकॉर्ड पर है उस करंट रिकॉर्ड की आईडी हमें गेट करना है, तो एक स्टैंडर्ड वे हो जाता है। स्टैंडर्ड तो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वे में कैसे होता है यूज़ में देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कंपोनेंट बनाता हूँ। लोड हो रहा है, चलो ठीक है। तो ऐसा करके ये वर्क कर जाता है। तो इससे क्या किया हमने, ये करंट रिकॉर्ड की आईडी। अब इसके आगे का जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम कर सकते हैं। जैसे करंट रिकॉर्ड के बेसिस पे कुछ दूसरे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना हुआ, जैसे हम करंट रिकॉर्ड के बेसिस पे हमें जैसे हमें चाहिए, जैसे हमने बहुत सारे रिक्वायरमेंट ऐसे सकते हैं @API, ठीक है। @API डेकोरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्सपोज करना होता है हमें वेरिएबल्स को, चाहे आउटसाइड, ठीक है। वेरिएबल की जैसे अभी हमने क्या किया कि बाहर से वैल्यू अंदर एक्सेप्ट किया ना, ये बाहर से वैल्यू एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू बाहर भी भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब JS अपनी सो कंपोनेंट्स अपनी वैल्यू बाहर भी भेज सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। और अब हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं @API को, ठीक है। चला बट मेजरली जो इसका रोल होता है ना, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो बाहर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए ही होता है। कि कोई थर्ड पार्टी, मतलब जैसे अभी हमने @रिकॉर्ड आईडी यूज़ कर लिया, इसके थ्रू से एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है कुछ और यूज़र से इनपुट लेना हो एज अ कन्फिगरेशन, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ केसेस होते हैं, ठीक है। तो वो हम जनरली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि कोई ऐसा कंपोनेंट डिज़ाइन कर दो कि ये अब हो गया, अब ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ मुझे डिस्प्ले करा है यूज़र के इनपुट के बेसिस पे। जैसे अभी तो आईडी के बेसिस पे ले रहा है, मान लो तो इसका कन्फिगरेशनल इनपुट जो होता है अब कन्फिगरेशनल इनपुट बता देता हूँ मैं। मैक्सिमम जो यूज़ केस होता है वो इनपुट लेने के लिए होता है ना। जैसे हो गया एक ही हो गया, दूसरा हो गया कन्फिगरेशनल इनपुट, स्टैंडर्ड हो गया जैसे करंट रिकॉर्ड आईडी, फिर होगा कन्फिगरेशनल, ठीक है। कन्फिगरेशनल इनपुट, अब कन्फिगरेशनल इनपुट कैसे लेते हैं, कन्फिगरेशनल लेकिन अभी तक रखेंगे तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक वेरिएबल की वैल्यू लेगा, मतलब कहीं दूसरी जगह से वैल्यू लेगा। लेकिन अगर इसको कन्फिगरेशनल इनपुट बनाना है तो हमें कन्फिगरेशनल फाइल में जाना पड़ेगा, जो होता है हमारा मेटा एक्सएमएल में हमें इसे एज अ एक्सपोजर बनाना पड़ेगा ताकि ये कन्फिगरेशनल इनपुट ले सके। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, ये हमें चाहिए रिकॉर्ड पेज पे, तो रिकॉर्ड पेज ऐड करते हैं, ठीक है। कहाँ पर हमें क्या इनपुट चाहिए उसके लिए होता है। तो नाम दे देते हैं इसका, जैसे हमने दिया था ना स्टेज दिया था, तो स्टेज दे दिया, ठीक है। टाइप रहेगा स्ट्रिंग, लेबल भी दे देते हैं स्टेज नेम, मतलब जो वहाँ पे शो करे, ठीक है। और ये वेरिएबल और ये सोर्स था ना, सोर्स और यहाँ पे नेम सेम होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो वो इसी से डिटेक्ट करता है कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई ऐड करनी तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हटा देते हैं। डिस्कशन ऑटोमेटिक बाइंड रिकॉर्ड, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है टारगेट कॉन्फिग्स। टारगेट कॉन्फिग्स को हम देखते हैं कन्फिगरेशनल इनपुट में दे देते हैं, टारगेट कॉन्फिग्स दे देते हैं ताकि नेम से याद रहे तुम लोग को। कन्फिगरेशनल इनपुट मीनिंग टारगेट कॉन्फिग्स, ठीक है। टारगेट कॉन्फिग्स, टारगेट कॉन्फिग्स में हम ऐड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जब कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं उस टाइम हमें अगर कोई कन्फिगरेशनल इनपुट देना है तो हम यूज़ करते हैं टारगेट कॉन्फिग्स। अब देखो इसका यूज़ कैसे होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले भी करा देता हूँ ना। टारगेट कॉन्फिग का इसका नाम था सोर्स ना, सोर्स, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ मैं सोर्स ताकि पता रहे, ठीक है। अब जैसे क्लिक करा है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है सोर्स नेम, ठीक है। सोर्स नेम आ रहा है, यही सोर्स नेम जो हमने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया था। अब जो मैं सोर्स नेम दूंगा, जैसे दिया
ठीक है, फोन इंक्वायरी, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो पॉपुलेट होगा। तो ये क्या रहा है, यहाँ से ये कन्फिग्रेशनल इनपुट ले रहा है। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंपोनेंट ऐड करते वक्त कोई यूज़र से वैल्यू लेना है, ठीक है ना, तो उस टाइम लेते हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई चार्ट बना रहे हैं और चार्ट के टाइम में हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक, वो भी हो गया कन्फिग्रेशन। अब जैसे इसमें इस वाले कंपोनेंट में देखो तो ये रिकॉर्ड रिलेटेड लिस्ट का टाइप ले रहा है और उसके बेसिस पे रिलेटेड लिस्ट का शो कराएगा, जैसे इनहेंस लिस्ट, स्टाइल लिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें कोई कन्फिग्रेशनल इनपुट लेना होता है तो उस केस में भी हम @API डेकोरेटर का यूज़ करते हैं और इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वहाँ पे हम वैल्यू लिया और यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्योंकि होता वेरिएबल है तो इसके आगे का जो लॉजिक होता है वो सेम होता है हर जगह, ठीक है ना, हर जगह हम इसी लॉजिक, उस वेरिएबल पे जो लॉजिक लगता है वो हर जगह सेम होता है, बस वैल्यू लेने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है ना, वैल्यू लेने का तरीका बदल जाता है, बस इतना सा। समझ में आया? यस, नो? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा to expose the value for acceptable also एक्सेप्ट वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। 2 एक्सेसिबिलिटी मतलब है कि हम वैल्यू दोनों साइड भेज सकते हैं, बट 90% ऑफ चांसेस हम क्या करते हैं, भेजते हैं, मतलब बाहर से वैल्यू इसमें इन करते हैं। जैसे ये इनपुट वाला भी था, हम क्या इनपुट यूजर से इनपुट की वैल्यू कंपोनेंट को भेज रहे थे, उसी तरीके से सारे होते हैं। ठीक है, ये तो क्या कन्फिग्रेशनल इनपुट। और फिर उसके बाद आता है पासिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कंपोनेंट, ठीक है। अनदर कंपोनेंट, किसी दूसरे कंपोनेंट से वैल्यू पास करना, ठीक है ना, किसी दूसरे कंपोनेंट से वैल्यू पास करना इस वाले कंपोनेंट में। तो पासिंग वैल्यू तो गलत वर्ड होगा, एक्सेप्टिंग वैल्यू होना चाहिए, एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कंपोनेंट, ठीक है। पहला तो स्टैंडर्ड था जिसमें हम रिकॉर्ड आईडी पास कर रहे थे और वो हमारा कंपोनेंट एक्सेप्ट कर रहा था। दूसरा था कि कॉन्फ़िगरेशन इनपुट टारगेट कॉन्फ़िग के थ्रू ले ले। और थर्ड है जो ये यूज़ केस होता है, ये 95% आप मान सो 95% हम इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 90% चांसेस हम रहता है कि हम इसी को यूज़ करते हैं कि कंपोनेंट बनाते हैं जो दूसरे कंपोनेंट से वैल्यू ले, ठीक है, किसी दूसरे कंपोनेंट से वैल्यू ले, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी ये दोनों क्या होता है, वन टाइम यूज़ होता है। रिकॉर्ड आईडी हमने एक बार यूज़ कर लिया, दैट्स इट, अब उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं। कॉन्फ़िगरेशन इनपुट पे क्या होता है, वन टाइम होता है, वो किसी किसी कंपोनेंट में यूज़ होता है, फिर उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस होता है ये हर एक कंपोनेंट में यूज़ होता है, ठीक है ना, कोई भी कंपोनेंट हो उस सारे कंपोनेंट में यूज़ होता है। तो बिफोर गेटिंग इनटू दैट, मतलब ज़्यादा जानने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है ना, पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स पहले डिफाइन कैसे होता है, ठीक है। हम जब भी एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी जैसे हमने डेटाबेस में बनाया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना। क्यों बाय डिफॉल्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्यों? हाँ, मतलब जो बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हमने तो वो पेरेंट ही होता है। फिर उसमें क्या था कि अगर हमने उस पर लुकअप बना दिया तो वो चाइल्ड बन गया, उसका लुकअप बना दिया कहीं पे तो पेरेंट तो है ही, ठीक है ना, पेरेंट तो है ही। अगर उस पर किसी अदर ऑब्जेक्ट का लुकअप बना दिया तो वो चाइल्ड बन गया, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट पेरेंट, जैसे हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं वो क्या होता है, पेरेंट होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। जो बाय डिफॉल्ट अगर तुमने कोई भी कंपोनेंट बनाया तो वो क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट ही होता है। अब उस कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट का ऐड कर दिया तो वो चाइल्ड कंपोनेंट बन गया, मतलब जो नया दूसरा कंपोनेंट हमने ऐड किया वो चाइल्ड बन गया। और जो तुमने अभी नया कंपोनेंट बनाया है उस कंपोनेंट को उठा के किसी और कंपोनेंट के अंदर ऐड कर दिया तो वो चाइल्ड बन गया। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई हम कंपोनेंट बनाएंगे वो पेरेंट कंपोनेंट बनाएंगे, फिर उसके यूजेबिलिटी पे डिफाइन करेगा कि वो चाइल्ड है, खुद चाइल्ड है या पेरेंट ही, ठीक है। समझ में आया? मतलब कोई भी कंपोनेंट है वो खुद तो पेरेंट ही है, अब वो चाइल्ड बनेगा ही नहीं बनेगा ये उसके यूज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई कंपोनेंट जैसे ही बनेगा वो पेरेंट ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको यूज़ करेंगे, कहाँ पे उसका यूज़ ले रहे हैं वही उसको डिफाइन करेगा कि अब उसका रोल एज अ पेरेंट रहेगा या रोल एज अ चाइल्ड रहेगा। जो हम ऑब्जेक्ट पे भी होता है, कोई भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एज अ पेरेंट ही बिहेव करता है, लेकिन उसको अगर हमने किसी का लुकअप बना दिया, ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे किसी का, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, XYZ ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस पर मैंने कॉन्टैक्ट का लुकअप बना दिया उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक वो XYZ कॉन्टैक्ट का चाइल्ड बन गया, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट का चाइल्ड बन गया। तो क्यों बना, क्योंकि हमने उसके बाद उस पर कॉन्फ़िगरेशन जो किया, उस कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है उसका रोल क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है।
ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि हम जब कंपोनेंट बनाते हैं तो पैरेंट होता है, फिर उसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, उसके बेसिस पे उसके चाइल्ड और पैरेंट की बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पैरेंट कंपोनेंट्स और चाइल्ड कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, फिर हम उसके @API के थ्रू थोड़ा सा हम उसमें इन करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे देना। इसका बिहेवियर हम बनाएंगे एज अ चाइल्ड कंपोनेंट बिहेव करेगा। तो जब हम चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो सबसे जो बेसिकली काम करते हैं ना, कभी उसको इस एक्सपोज थ्रू नहीं करता है, ठीक है ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है, अगर कोई कंपोनेंट बना रहे हो जो तुम्हें पहले से पता है कि एज अ चाइल्ड बिहेव करने वाला है ना, चाइल्ड कंपोनेंट बना, तो उसका इस एक्सपोज कभी ट्रू नहीं करता, ठीक है ना। ये सबसे पहले याद रखना कि जब कभी हम चाइल्ड कंपोनेंट बना रहे हैं तो ये करना कि उसका इस एक्सपोज ट्रू मत करना, ठीक है। कर दोगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, सही है, वर्क करेगा, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको डायरेक्ट डिप्लॉय कर लो। यहाँ पे भी ऐड किया और ने डेकोरेटर, ठीक है। तो हमारे दो कंपोनेंट्स बनकर रेडी हो गए, एक है चाइल्ड कंपोनेंट, दूसरा है पैरेंट कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स हमारे बनकर रेडी हो गए, लेकिन हमने कंपोनेंट के नाम बनाया ना, चाइल्ड कंपोनेंट, पैरेंट, बट अभी इनका ये बिहेवियर डिसाइड नहीं करेगा कि चाइल्ड बनेगा या पैरेंट बनेगा। ये बिहेवियर ऐसे डिसाइड होगा कि जब हम कंपोनेंट यूज़ करने जा रहे हैं, उस केस में अगर मैंने इस कंपोनेंट के अंदर अपने उस वाले कंपोनेंट को यूज़ कर लिया जो होता है C डैश, कंपोनेंट नेम होता है day101_ चाइल्ड कंपोनेंट नाम था ना, ठीक है। केवल इस लाइन के कारण ये हमारा कंपोनेंट, जो चाइल्ड कंपोनेंट हमने बनाया था चाइल्ड कंपोनेंट नेम से, ये कंपोनेंट बन गया चाइल्ड कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस पैरेंट कंपोनेंट, ठीक है, इस लाइन के कारण। तो ये जो लाइन है ये डिसाइड करती है कि कंपोनेंट का बिहेवियर क्या होगा। तो कंपोनेंट को जब हम किसी कंपोनेंट के अंदर यूज़, एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर लेते हैं, जो अंदर यूज़ वाला कंपोनेंट होता है उसको बोल देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और इसको यूज़ करने का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो कबाब केस होता है, इसको बोलते हैं कबाब केस। कबाब केस में एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी कैपिटल लेटर्स थे जितने भी जैसे सी इसमें कैपिटल था, है ना, चाइल्ड कंपोनेंट में सी कैपिटल था, हर कैपिटल को स्मॉल से रिप्लेस करते हैं, उसके आगे हाइफन लगा देते हैं, माइनस जिसे कहते हैं। तो ये होता है इसका नेमिंग कन्वेंशन। तो इससे हुआ क्या कि इस कंपोनेंट के अंदर हमने इस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट को यूज़ में ले लिया, और ये दिखेगा कुछ, अभी रिफ्रेश तो करना मुझे, वैसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। अरे मैंने तो ऐड ही नहीं किया रिफ्रेश ऐड, यहाँ पर जाके अपने होम पेज पर ऐड कर, और इसका नाम क्या रखा था मैंने, पैरेंट, सेव। तो ये देखो, ये पहली वाली लाइन हमने लिखी थी पैरेंट कंपोनेंट के लिए, उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट आ गया, ये लाइन जो थी चाइल्ड कंपोनेंट की, चाइल्ड कंपोनेंट बन गया, ठीक है। तो जैसा हमने डिज़ाइन किया था, अब जैसे जैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट को डिज़ाइन करते जाएंगे वो उसमें यूज़ आता रहेगा, आता जाता रहेगा। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं पैरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। पैरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि दोनों पे डिपेंडेंसी है। दोनों कंपोनेंट के कॉन्फ़िगरेशन हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों कंपोनेंट की CSS भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी स्टाइलिंग कुछ और दूसरे पैरेंट की स्टाइलिंग कुछ और, ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, ये हम पहले से भी करते आ रहे हैं, बस यहाँ पे हमने नाम दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जब यूज़ कर रहे थे, कहाँ चला गया, डे 9 में, शायद डे 9 में ये भी क्या है, ये देखो ये क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। एक कंपोनेंट है जिसमें कुछ हम पैरामीटर्स पास करते हैं तो डेटा टेबल का बिहेवियर करता है। तो ये भी क्या है, एक कंपोनेंट, बना बनाया कंपोनेंट। इसी तरीके से हम लाइटनिंग कार्ड यूज़ करते हैं, ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है। समझे मेरी बात। तो जो हम इसीलिए कहते हैं ना लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी, क्यों बोलते हैं कंपोनेंट लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, वो कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं और यूज़ में लेते हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं, अपना कस्टम कंपोनेंट कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट है, इसमें कोई पैरामीटर्स हम पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीखेंगे पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, बट ये इस तरीके से वर्क करता है। ये भी एक कंपोनेंट है जिसमें हम भेज देते हैं और ये वर्क करता है आराम से, इसी तरीके से वर्क करने लगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम पास कर देते हैं, बस इस तरह से वैल्यू पास करना भी सीख लेंगे, कैसे वैल्यू पास करते हैं, और इसके बाद वर्क करेंगे।
तो ये होता है एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल करना। कॉल करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है कबाब कीज़ के थ्रू हम कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए जितने भी कैपिटल्स हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद जितने भी होते हैं कैपिटल को स्मॉल से रिप्लेस करके आगे हाइफन लगा देते हैं। सिंपल। इतना जब हम करते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के बाद हमारा एक कंपोनेंट के अंदर मल्टी कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम जो मैंने लिखा ना, इसलिए 90% ऑफ द केसेस, तो 90% ऑफ द केसेस यही होता है कि हम बनाते हैं पैरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स ही बनाते हैं, ठीक है ना। हमें एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, क्योंकि जो हमारा LWC है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। मॉड्यूलर मतलब हम एक ही बार में पूरा का पूरा पेज नहीं डिज़ाइन करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स डिज़ाइन करेंगे। एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, फिर सबको एक जगह पे अकोमोलेट करके पूरा का पूरा पेज डिज़ाइन करेंगे। तो ये मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं कि मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं। उन मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, एक कंपोनेंट बनाए, उसी कंपोनेंट के अंदर सारे कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं और वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे चाहे वैसे हम इनको यूज़, वैसे जो चाहे हम UI दे सकते हैं। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है इस कंपोनेंट पे तुम काम करो, ठीक है, इस कंपोनेंट पे शिवेंद्र काम कर रहा है, फिर कोई दूसरा कंपोनेंट आया उस पर अनीत काम कर रहा है, तो मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, फिर उनका कोड को एक जगह में रख सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग कंपोनेंट्स पर काम करेंगे, फिर मर्ज कर देंगे, हो जाएगा। तो ये यूज़ हो जाता है इसका, तो ये फ़ायदा होता है। तो इस कारण से हम जनरली क्या होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फॉलो करते हैं कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर अलग अलग बंदे काम करते हैं, फिर उन्होंने एक जहाँ पर असेंबल कर दिया ना, हो गया, दैट्स इट। और ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे वैल्यू पास करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू कैसे पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट में। तो चाइल्ड कंपोनेंट में हमें कन्फिगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट को वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, API डेकोरेट, मतलब API डेकोरेटर का यूज़ में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, API डेकोरेटर यूज़ में लेंगे, ऐड तो फ्री API, ठीक है। और हमने मान लो दे दिया फर्स्ट नेम, ठीक है। मल्टीपल ही बना सकते हैं, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ पर हम इसके HTML में इनको डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, ये चाइल्ड कंपोनेंट्स में हमने इसके JS में 2 वेरिएबल्स बनाए @API करके, ठीक है, और वहाँ पर हमने यूज़ कर दिया। एक और प्रॉपर्टी होती है @API की, अगर मान लो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं ना, जैसे एक में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, ठीक है ना। तो इनिशिएट के टाइम ही हम उसमें डाल दो, ये क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर कुछ वैल्यू नहीं आएगा तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो ये आया और इसके HTML पर डिस्प्ले करा दिया। अगर हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, नहीं होगा तो फिर हाँ देखो, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो हो रहा है क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया है, और लास्ट नेम ब्लैंक है, ब्लैंक, ठीक है। अब हम पैरेंट से वैल्यू इन दोनों कंपोनेंट में पास करते हैं। तो जब हम पैरेंट से वैल्यू पास करते हैं तो ये रहा हमारा पैरेंट कंपोनेंट, और इसमें वैल्यू पास कैसे करेंगे, तो वैल्यू पास करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स हम पैरेंट कंपोनेंट में भी बना देते हैं। पैरेंट कंपोनेंट में बनाते हैं क्योंकि पैरेंट कंपोनेंट को कहीं वैल्यू भेजना नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ट्रैक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ट्रैक। ये तुम लोगों ने यूज़ किया ही होगा। ठीक है, ऐसे करके बना दिया, एक ट्रैक वेरिएबल बना दिया। अब इस वैल्यू को हम पास करते हैं इधर चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट में पास करने के लिए पैरेंट कंपोनेंट के HTML पे जाके हमने चाइल्ड कंपोनेंट बाइंड कर रखा था, और चाइल्ड कंपोनेंट का वेरिएबल है ये फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में आए और यहाँ पर हमने फेस का फर्स्ट नेम इक्वल टू जो हमें पास करना है, तो हमें पास करना है कॉन्टैक्ट OBJ डॉट फर्स्ट नेम। तो कॉन्टैक्ट OBJ, सर कहाँ चला गया, कॉन्टैक्ट OBJ डॉट, ठीक है। और जब हम पास करते हैं तो वही केबाब केस वाला चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होता है। हर कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे हर कैपिटल स्मॉल में कन्वर्ट होता है। और तो अभी मैंने केवल फर्स्ट नेम की वैल्यू पास की ना, लास्ट नेम भी पास नहीं करा। सेव किया और JS को भी शायद सेव करना पड़ेगा, सेव कर दिया। यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं,
ठीक है, ये देखो मैंने फर्स्ट नेम पास किया, तो जब वैल्यू आई तो डिफॉल्ट वैल्यू हट गया, जो वैल्यू थी वो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये पेरेंट कंपोनेंट ने अपनी वैल्यू भेज दिया चाइल्ड कंपोनेंट, और चाइल्ड कंपोनेंट इसको डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली हम लास्ट नेम भी भेज सकते हैं, तो लास्ट नेम भेजने के लिए सेम वही है, लास्ट डैश, क्योंकि वहाँ पे एन कैपिटल है। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट नेम। तो हमने क्या कर दिया कि पेरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू चाइल्ड कंपोनेंट पे वैल्यू भेजा, और ये हुआ कैसे, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे वैल्यू जाती है @API डेकोरेटर। ये भी क्या एक यूज़ केस है इसका, जब हम वैल्यू एक्सेप्ट कराते हैं अनदर कंपोनेंट। तो इसमें होता क्या है कि पेरेंट कंपोनेंट क्या करता है, पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स, और जो होता है क्या है, पेरेंट कंपोनेंट सेंडिंग सम वैल्यू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। जब कभी ये चीज़ करानी होती है, जब पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट के पास वैल्यू भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं @API डेकोरेटर का हेल्प लेते हैं। @API डेकोरेटर हम चाइल्ड कंपोनेंट में बनाते हैं, बनाने के बाद जो वैल्यू चाहिए हम वहाँ से ले लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं। ठीक है ना, हम केवल ये भी ले सकते थे, हम चाहे तो चाहे जैसे क्या है सिंगल वेरिएबल, हम तो चाहे तो पूरा काउंटेड ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकते थे ना, वो भी कर सकते थे जैसे, क्योंकि वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल तो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, और जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, तो तुम चाहो तो पूरा कॉन्टेंट ओबीजे भी भेज सकते थे और यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे चाहे वैसे इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। बाकी ये तो वेरिएबल की ट्रैवर्सल है, इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जैसे हम कोड लिखते हैं वो कोड जैसे चलता है वो तो चलेगा ही, ठीक है ना। बाकी जो वैल्यू भेजने का है कॉन्सेप्ट और वो किस तरीके से है, वो 3 है, जैसे मैंने मेजरली बता दिया कि एक तो स्टैंडर्ड हो जाता है जो उसमें हम रिकॉर्ड आईडी गेट करते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड तरीके से हम करते हैं, URL के पैरामीटर्स भी गेट कर लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा कॉन्फिगरेशनल इनपुट होता है, जिसमें कॉन्फिगरेशन से वैल्यू पास करते हैं, और जो थर्ड होता है हमारा जो एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम द अनदर कंपोनेंट, किसी और कंपोनेंट से वैल्यू एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, ये होता है हमारा API का यूज़ केस। ठीक है ना, API इन 3 चीज़ों के कारण हम यूज़ में लेते हैं, ये 3 जो यूज़, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी हम API को ही करते हैं, वायर और कॉन्टैक्ट तो बाद में आते हैं। ठीक है ना, उतना ट्रैक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर उसके बाद API ज़्यादा यूज़ होता है, फिर वायर यूज़ होता है। और हाँ, इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो जैसे नॉर्मली हम फॉलो करते हैं वेरिएबल के साथ, क्योंकि जैसा जो बिहेवियर ट्रैक का होता है वही बिहेवियर API का ही होता है। बस ट्रैक और बिहेवियर में, बस ट्रैक के और API के बिहेवियर में बस इतना सा अंतर है कि ट्रैक क्या करता है, अपनी वैल्यू को HTML से भेजता है, दैट्स इट, और जो API होता है वो वैल्यू कहीं और से एक्सेप्ट करता है। ट्रैक तो इनर में ही रह जाता है, मतलब कंपोनेंट का कंपोनेंट में ही रह जाता है, और API क्या कर देता है कि वो बाहर से भी वैल्यू ले लेता है और फिर उसके बाद वर्क करता है। ठीक है, केवल वैल्यू एक्सेप्टेंस का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों के प्रोसेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं। अगर इसी वेरिएबल की वैल्यू को हमें नीचे का यूज़ में लेना हो ना, जैसे मान लेते हैं कोई बटन की क्लिक पे हमें चेंज करना हो वैल्यू, तो वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, जैसा हम इससे पहले करते थे। ठीक है, जब हम जैसा भी हम इससे करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडल दिस डॉट फर्स्ट नेम ठीक है। अब ये हैंडल चेंज का कोई बटन बना के वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड कंपोनेंट, ये वेरिएबल में चाइल्ड बनाया ना, चाइल्ड बनाता है। प्लेस ले लिया, लेबल हो जाएगा चेंज फर्स्ट नेम, और हैंडल चेंज लिख दिया मैंने। ठीक है, उन्होंने जब क्लिक करूँगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी थी, जैसे हम ट्रैक को यूज़ करते थे, सेम वही तरीके से हम API को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ही वहाँ पे यूज़ होता था वैसे का वैसे ही यूज़ होता था, बस वैल्यू एक्सेप्टेंस का डिफरेंस आता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। गेट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स और पैरामीटराइज होगा ना, वायर भी पैरामीटराइज होगा, जो हमने पिछली बार किया था, वो डॉलर लगा के सर्च STR वाला जो काम था ना, वही सेम है, बस उसके सर्च STR के जगह पे ये आ जाएगा, अकाउंट ID आ जाएगा, मतलब अकाउंट ID
सारा कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें नया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है।